इसी से नीतीश बलवान हुए, बीजेपी का सपोर्ट उनको मिला और वो उन्होंने लालू रबड़ी को 2005 के बाद बाहर कर दिया। अब मैं वही बोल रहा हूँ, इस 5 साल में तेजस्वी और मैच्योर होकर सामने आया है। तेजस्वी रूप ले लिए हैं। हाँ, उनका तेजस्व बढ़ रहा गया है। है। एक तेज प्रताप जो मैं मानता हूं, वो नुकसान करेंगे। उसका अलग होना इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अच्छा, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल, अगर मान लीजिए शपथ भी ले लेते हैं बीजेपी सीएम की, तो वो 5 साल का कार्यकाल। आपका कहना है कि महागठबंधन की स्थिति एनडीए के सामने ना केवल चुनौती दे रही है, बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले चुनाव के 110 के बाद जो सामने है रिजल्ट, उससे नीचे जाने का कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। एमजी गठबंधन सरकार बनवा रहे हैं आप महागठबंधन मुझे अब इसमें सबसे एक्स फैक्टर है, नेचुरल होता है ना, उदाहरण है। अगर आप याद करो 2003 में छत्तीसगढ़ का चुनाव, विद्याचरण जी के कैंपेन से विद्याचरण जी की पार्टी की सीटें नहीं आई। मत 7% वोट उन्होंने लिया और राष्ट्रीय पार्टी बना, एक विधायक जीता, 6 जगह वो नंबर 2 थे, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को हुआ उस कैंपेन का। माने अब क्या है, डबल अटैक है नीतीश के ऊपर या एनडीए के ऊपर। मेरा क्लियर है कि अभी जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, वितरण हो रहा था, बड़ी तकरार थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। वहाँ तो कांग्रेस सेकेंड या थर्ड स्तर की पार्टी नजर आ रही है इस महागठबंधन में। तो ये कांग्रेस को नुकसान नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस अपना वैल्यूएशन कम कर ली है क्या? 2014 के जब पहला चुनाव था मोदी जी का लोकसभा का, तब गुजरात के और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में बिहार और यूपी के मजदूरों को पेड लीव दी गई थी कि जाओ वोट डालो, तनख्वाह नहीं कटेगी। टिकट मिलेगा, वोट डालो, तनख्वाह नहीं कटेगी। इस बार उसका रिवर्स किया जा रहा है। तो वो तो रणनीति है, उस पर आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं? आप जंगल राज बोल रहे हो, आरा में 2 लोगों आप जंगल राज बोल रहे हो और आपके नाक के नीचे, और ऐसे वो भी तब चुनाव के समय जब बड़ी संख्या में फोर्स है। अब प्रधानमंत्री कह के आ रहे हैं कि कट्टा की वो मार देवे कपार में, ऐसा तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बड़ा मुद्दा मतलब उस मुद्दे की धार खत्म कर देगा अपराध की, कि अपराध तो फिर आपके यहाँ आप जवाब दो। यानी ये जंगल राज की काट हो गई है। नहीं, जंगल राज तो एक ऑर्गेनाइज हुआ, लालू के लिए भी काम कर चुके हैं, वो जगन मोहन के लिए भी काम कर चुके हैं, वो मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम करने का प्रयास किया, वो रहे हैं। तो प्रैक्टिकली तो प्रोफेशनल है वो। तो जो व्यक्ति प्रोफेशनल होता है वो अपनी प्रगति के लिए काम करता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार, सीजीवाल और हम हमेशा की तरह हैं भास्कर मिश्र। साथियों, देश हमारा बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने में चुनाव की गतिविधियां, हलचल हमेशा के लिए बनी रहती है। 5 साल कहने को चुनाव होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि देश में 28 राज्य हैं और इन राज्यों के चुनाव अलग अलग समय में निश्चित होते हैं। इस समय देश का बहुत विशेष प्रांत बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में चुनाव चले और उसका असर देश के कोने कोने तक ना पहुंचे, यह कैसे संभव है? जब ये असर कोने कोने तक पहुंचेगा, सेफोलॉजिस्ट, पत्रकार, चाहे बिहार में चुनाव के दौरान उपस्थित हों या न हो, वो सक्रिय जरूर रहते हैं। ऐसे में मशहूर सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव पर बड़ा विशेष नज़र रखने वाले सुदीप श्रीवास्तव से चर्चा न हो बिहार चुनाव को लेकर, ये कैसे संभव है? बताते चले, सुदीप श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं, 2 हाथ किए हैं और चुनावी गतिविधियों पर बहुत तीखी नज़र रहती है और वह खुद एक अच्छे प्रेडिक्शन देते हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। बिहार में सवाल पहला है, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? देखिए, थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को और 11 तारीख को, 14 तारीख को शायद रिजल्ट आ रहा है। तो अब मेरा सवाल चालू होता है कि कौन सा मुद्दा है जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखिए, इस समय जो मैं मानता हूं,
वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है बिहार में जी। कि क्या नीतीश की सरकार को बदलने का समय आ गया है। ये मुद्दा। हाँ, ये मुद्दा पिछले चुनाव में भी था और उसका परिणाम भी दिखा। हालांकि जदयू और नीतीश जी के खुद का अपना मानना है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग के कारण उनकी सीटें घटी, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 सीटों के पर चुनाव लड़ने के बाद उनकी केवल 43 सीटें आई थी। जी हाँ। अगर आपको याद हो कि 2005 में जब पहली बार नीतीश। नीतीश और बीजेपी गठबंधन चुनाव जीता था, तब से हमेशा तक नीतीश की सीटें ज़्यादा रहती आईं। 2010 में जब इनको रिपीट मिला जनमत, तब तो 100 सीट क्रॉस कर गए थे नीतीश, माने उनकी स्ट्राइक रेट 90% थी। एक चीज को समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने 2015 का चुनाव, जब नीतीश लालू के साथ चले गए थे और नीतीश ने सांप्रदायिकता के कारण बीजेपी से दूरी बनाई थी मोदी जी के आने के बाद, उस समय एक बड़ा गठबंधन छोटी पार्टियों को जोड़ के चुनाव लड़ा था 2015। लेकिन बीजेपी सफल नहीं हुई थी और 170 के लगभग सीटें 243 में लालू और नीतीश गठबंधन को मिली थी। सरकार बना दिया। सरकार मतलब थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनी थी। लगभग 80 सीटें तो आरजेडी की अकेले आई थी, जो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, लेकिन जितना है। तो बिहार का यूपी से डेमोग्राफी में चेंज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में अपर कास्ट यूपी के मुकाबले कम है, जो उत्तर भारत में और मध्य भारत में बीजेपी का नेचुरल वोटर इस समय हो रखा है या कट्टर वोटर हो रखा है। तो बिहार में लगभग 15-16% अपर कास्ट है। यूपी में ये संख्या कहीं ज्यादा है, वो 22-23% पहुंचता है। बिहार में लगभग 14% यादव है। मुस्लिम भी इससे लगभग 17 से 18% मुसलमान है 31% हो गया। और लगभग 20%, 19 से 20% दलित है। 51%। तो ये 3 ऐसे बड़े सामाजिक ग्रुप हैं जो विभिन्न कारणों से बीजेपी के साथ नेचुरल एफिनिटी नहीं रखते। उनको जोड़ने की कोशिश होती है कि यूपी में मायावती के जाटव को छोड़ के पासी, वाल्मीकि, ये सबको बीजेपी अपने साथ लाती है, जो छोटी जातियां हैं। बिहार में भी वैसे प्रयास होते हैं। जीतन राम मांझी मुसहर हैं, वो एक ऐसी जाति है जो बाकी पिछड़ा है, हाँ महादलित। हाँ, तो वो 3% के लगभग मुसहर है। तो वो बीजेपी की कोशिश होती है कि दलित सेक्शन में कुछ हिस्सा उसको मिले, लेकिन दलित, मुस्लिम कहना चाहिए और यादव, ये तीनों बिहार में ऐसी चीज, वो कॉम्बिनेशन है जो नेचुरल एफिनिटी बीजेपी से नहीं रखते हैं। लेकिन बात तो फिर नीतीश से तो रखते हैं। मैं अब यही तो बात आ रही है। इसी कारण नीतीश बीजेपी के लिए इंडिस्पेंसेबल है। बीजेपी क्यों बार बार नीतीश के पास जाके और नीतीश के भरोसे से चुनाव जीतना चाहती है कि इस 20% दलित में जो नीतीश ने महादलित का कार्ड खेला कि 6% के लगभग पासवान हैं जो पावरफुल दलित हैं, चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं, और अलग अलग जातियां हैं। तो जो महादलित का जो कार्ड और जो वोट बैंक नीतीश ने क्रिएट किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर नीतीश रहेंगे तो जिन सीटों पर नीतीश लड़ रहे हैं उन सीटों पर तो उनको मिलेगा ही, और उनके प्रभाव से हमको भी मिलेगा।
भले पूरा ना मिले। फिर अब ओबीसी पे आइए। अगर आप मुस्लिम में ओबीसी को छोड़ दें, मुस्लिम ओबीसी को ओबीसी में काउंट ना भी ना करें, करें उसको, हाँ। हिंदू ओबीसी में जाएं तो करीब 16% अपर कास्ट हटा दो, 14% यादव हटा दो, 30% हटाने के बाद जो 80% के लगभग हिंदू है, हिंदू फोल्ड है, जिसमें किसी को आपत्ति हो सकती है कि मैं सिख हूं, मैं बौद्ध हूं, जैन हूं, मतलब नॉन मुस्लिम जो है, क्योंकि आज की राजनीति मुस्लिम नॉन मुस्लिम पे चल रही है बीजेपी की, तो मैं उसको ब्रॉड उसमें बता रहा हूं आपको, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसको काउंट कर लिया। तो 50% जो आपका हिंदू फोल्ड का बचा हुआ हिस्सा है, उसमें जैसे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा जिसको कहते हैं, मौर्य। ये दोनों मिला के 10% के लगभग होते हैं। जो नीतीश का जो समता पार्टी का बेस था, जिससे बाद में वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के कुशवाहा अलग हो गए, लेकिन अभी भी उनके पास है वो वोट बैंक। एक तो वो है 10%, फिर 10% महादलित है, फिर और कुछ छोटी जातियां हैं जो जुड़े हुए हैं, जो नीतीश से जुड़े हुए थे, अफिनिटी रखते थे, और उनको बीजेपी ने भी यादव के डोमिनेंस के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया है। हाँ अपने तरफ किया। यादव ने विद इन ओबीसी इतना ज़्यादा डोमिनेंस पा गए थे लालू रबड़ी के चुनाव में रहते रहते, लगातार सीएम रहते रहते, कि वो अन्य ओबीसी को लगता था कि हमारे लिए जगह नहीं है। इसी से नीतीश बलवान हुए, बीजेपी का सपोर्ट उनको मिला, और वो उन्होंने लालू रबड़ी को 2005 के बाद बाहर कर दिया। सवाल है कि महागठबंधन क्या एनडीए की चुनौती देने की स्थिति में है? हाँ, अब यहीं पे मैं आ रहा हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा है ना, कि जब नीतीश आज की डेट पे जब वो सार्वजनिक सभाओं में भूलने लगे हैं, अब तो नहीं भूलते दिखाई दे रहे हैं, पिछले 2-3 साल से है, कई उदाहरण हैं, लेकिन इसमें तो और उम्र में भी वो लगभग उस पड़ाव पे आ गए हैं कि जहां लगता है कि नीतीश अब पारी प्रासंगिक खत्म हो नहीं रही है, पारी खत्म हो रही है। किसी भी कारण से उनका कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी भी नहीं है जो उनकी पार्टी को, जैसे कि तेजस्वी ने आकर लालू और राबड़ी की पार्टी को संभाला है। इस पर बहस हो सकती है कि डायनेस्टी होनी चाहिए कि नहीं, पॉलिटिक्स में वो सब्जेक्ट अलग ये है, नीतीश के साथ नहीं लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक रियलिटी है कि अगर डायनेस्टी का उत्तराधिकारी योग्य है तो जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो जुड़ जाता है, और तेजस्वी के साथ आज जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो नीतीश के साथ वो भी नहीं है। फिर नीतीश को बीजेपी ने खुद कमजोर किया, 2-2 डिप्टी सीएम बनाए, उनकी पूरी बातों को माना नहीं गया। तो इस पूरे उसमें जब पिछला चुनाव हुआ था, तो अगर आप ध्यान दें तो पिछले चुनाव में आरजेडी महागठबंधन 110 सीट पाया 243 पे, और 125 सीट, 123 का आंकड़ा है, 125 एनडीए पाया। तेजस्वी आज भी आरोप लगाते हैं कि 10-12 सीटों पे बहुत गड़बड़ी हुई, नहीं तो हम चुनाव जीते थे। उसको छोड़ भी दे तो पिछला चुनाव ये बॉर्डर से ही जीते हैं। तेजस्वी के रहते हुए 110 महागठबंधन पहुंच चुका था, जिसमें सीपीआई-एमएल की बड़ी भूमिका थी कि उसने बड़ी संख्या में सीटें जीती। उसका स्ट्राइक रेट तो 80% से ऊपर था, और सीपीआई-एमएल वहां पर दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। आज की स्थिति में क्या रूप देख रहे हैं चुनौती? हाँ, अब मैं वही बन रहा हूं। इस 5 साल में तेजस्वी और मैच्योर होकर सामने आया है। तेजस्वी रूप ले लिए हैं, हाँ, उनका तेजस्व बढ़ रहा बढ़ है। गया है, एक तेज प्रताप जो मैं मानता हूं, वो नुकसान करेंगे। उसका अलग होना इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अच्छा, लालू परिवार का जो खराब पहलू बार बार तेज प्रताप को सामने रख के दिखाया जाता था
बड़ा वो तेज प्रताप के अलग होने से अब वो टेंट, तेजस्वी का तेज बढ़ा है। हाँ माने उन पर जो ग्रहण लगता था हाँ, वो नहीं है, पार्टी से निष्कासित। वो नहीं निष्कासित कहिए, अलग कहिए, कुछ लोग कहते हैं उनकी फैमिली की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, वो जो भी कहिए, लेकिन जनता दल अरे राजद के लिए बड़ा अच्छा है वो, है ना। कोई कारण नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता कि एमआईएम के जाने के बावजूद, पिछले बार एमआईएम ने मुस्लिम वोटों का सीमांचल में जम के नुकसान किया और सीमांचल में बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें जीती। इस बार मुस्लिम को ये पता है कि अगर उसको बीजेपी एनडीए को रोकना है, क्योंकि अब नीतीश वैसे नीतीश नहीं रह जाएंगे जो मुस्लिम माइनॉरिटी हितों का ख्याल रख पाएँ, बीजेपी के दबाव को रोक पाएँ। धीरे 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 आज नहीं तो कल अगर मान लीजिए शपथ भी ले लेते हैं बीजेपी सीएम की, तो वो 5 साल का कार्यकाल। आपका कहना है कि महागठबंधन की स्थिति एनडीए के सामने ना केवल चुनौती दे रही है, बहुत अच्छी है, ये मैं ये कह रहा हूं कि पिछले चुनाव के 110 के बाद जो सामने है रिजल्ट, उससे नीचे जाने का कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। एमजी गठबंधन सरकार बनवा रहे हैं आप महागठबंधन मुझे अब इसमें सबसे एक्स फैक्टर है प्रशांत किशोर। वो जन स्वराज पार्टी है, उनको कहा जन स्वराज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है वो, और वो एक कैंपेन चला रहे हैं मिसरूल का, अनएम्प्लॉयमेंट का, करप्शन का, एजुकेशन का, ठीक। लेकिन चूंकि वो खुद ब्राह्मण है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, और उनके कैंपेन से दोनों पक्षों को डेंट होना है। एक्स फैक्टर इसलिए है कि जिसको ज्यादा डेंट होगा उसके दूसरे गठबंधन की सरकार बनेगी। तो जाहिर सी बात है डेंट उसी को लगेगा जो वर्तमान में सरकार है। नेचुरल होता है ना। उदाहरण है, अगर आप याद करो 2003 में छत्तीसगढ़ का चुनाव, विद्याचरण जी के कैंपेन से विद्याचरण जी की पार्टी की सीटें नहीं आई, मत 7% वोट उन्होंने लिया और राष्ट्रीय पार्टी बना, एक विधायक जीता, 6 जगह वो नंबर 2 थे, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को हुआ उस कैंपेन का। माने अब क्या है, डबल अटैक है नीतीश के ऊपर या एनडीए के ऊपर। एक अटैक है तेजस्वी का, महागठबंधन का, जिस पर आप आरोप लगाते हो कि ये तो खुद जंगल राज है, ये तो खुद करप्ट है। दूसरा अटैक है प्रशांत किशोर का, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। दोनों को डेंट कर रहा है। अब वो डेंट उसको कर रहा है, जाहिर सी बात है डेंट उसको अधिक होगा, जो रूलिंग पार्टी है। अब जंगल राज आज से 20 साल पहले की सरकार पे आप आज भी अटैक कर रहे हो, डरा रहे हो 20 साल पहले का भूत आज आ जाएगा फिर से। पूरी पीढ़ी चेंज हो चुकी है ना। तो वो धार जो है ना भोथरी हो जाती है। किसी एक हथियार को बार बार उपयोग करोगे तो धार भोथरी हो जाएगी। या जैसे मिग 21 आज सेना से बाहर हो रहा है ना, अब वो काम का नहीं रह गया। अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, सब लोग बहुत आगे तो जिन लोगों को जंगल राज से आपत्ति है वो मोस्टली अपर कास्ट है, वो तो वैसे ही उधर है। क्या जंगल राज का आरोप वोट बढ़ाएगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे और जवाब भी दे रहा हूं। क्या यादव जंगल राज के नाम से आरजेडी को छोड़ के एनडीए को वोट करेगा? नहीं। क्या मुसलमान नहीं आरजेडी जंगल राज के नाम पे करेगा? क्या ऐसे लोग जो नीतीश से भर पाए हैं, वो जाने का सवाल ही नहीं उनकी तरफ। वो जब बोल रहे हैं कि भैया इसको तो बदलो पहले, एक स्थिति आ जाती है कि इसको तो बदलो पहले। सुदीप जी, एक सवाल उठता है, ये नाराजगी जंगल राज को थोड़ा सा हम लोग किनारे रखते हैं, ये नाराजगी नीतीश के प्रति है अथवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है? नहीं, नाराजगी तो अब वो चेंज की बात आ रही है। बात ये आ रही है कि इनको इतने साल लगातार मौका मिला, जितना इन्होंने वादे किए थे वो हुए नहीं। करप्शन इस गवर्नमेंट में भी पूरा है, भरपूर करप्शन है, वो दिखता है। तो ये क्या अब फिर एक बार, माने 20 साल हो चुके, क्या हम फिर 5वां मौका दें? बदलाव आप देख रहे हैं। बस मैं एक सवाल यहाँ से ये यहाँ पे आता है, एक पार्टी है ना। अब यहाँ एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है,
पिछली बार जो निषाद लोगों की पार्टी है, हालांकि मल्लाह 3% है, लेकिन सारे प्रकार के बिंद बिंद सब मिला लो तो ये 7-8% का ग्रुप है मल्लाह का। पिछले बार आखिरी मौके पर साहनी को एनडीए ने मना लिया था। और फिर किनारे निपटा ओ तो बाद में जो किया वो छोड़िए, चुनाव के समय बराबर लगभग उसको वो कर लिया था। इस बार ना केवल वो महागठबंधन के साथ है, बल्कि एक डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में आ चुके हैं वो, है ना। और राहुल गांधी कम से कम उसको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तवज्जो दिए हैं वो, क्योंकि वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के महत्व को समझकर अति पिछड़ा नेता के रूप में उसको बैक भी कर रहे हैं। तो अगर वो 2% भी शिफ्ट करता है तो कहां से शिफ्ट कर रहा है? महागठबंधन की तरफ जाए। मेरा यही सवाल है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार महागठबंधन की तैयारी ज़्यादा बेटर है। एमआईएम के द्वारा वोट काट के नुकसान पहुंचाने की संभावना पहले से कम है। अति पिछड़ा के वोट टूटने की संभावना कम है। अब ओवैसी का आप बता चुके हैं, हाँ, तो सवाल अब उस पर नहीं रहूंगा। सवाल मेरा एक क्लियर है कि अभी जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, वितरण हो रहा था, बड़ी तकरार थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। वहाँ तो कांग्रेस सेकेंड या थर्ड स्तर की पार्टी नजर आ रही है इस महागठबंधन में। तो ये कांग्रेस को नुकसान नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस अपना वैल्यूएशन कम कर ली है क्या? नहीं। पिछले 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी और जीती केवल 19, तो उसका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत खराब था। उसके मुकाबले सीपीआई-एमएल ने बहुत कम सीटें लड़ी और 19 जीती, है ना। कांग्रेस का यह कहना था कि हमको वो सीटें दी गई जहां पर महागठबंधन कमजोर था, इसलिए हमारी सीटें कम आई हैं। ये क्या जवाब था। अच्छा, अब ये तो सीट टू सीट में हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी जो 60 के लगभग सीटें लड़ रहे हैं कांग्रेस, है ना, 60-62 सीटें। हाँ, अगर कांग्रेस इस बार भी परफॉर्मेंस, अगर स्ट्राइक रेट 50% नहीं ला पाई तो महागठबंधन के लिए खतरा है। अच्छा, सीपीआई-एमएल जो नई सीटें लड़ रही है उनको छोड़ दो, जो पुरानी सीटें लड़ रही है उस पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। मैं आपको निगेटिव भी बता रहा हूं, महागठबंधन के लिए कहां कहां खतरा है या संभालने का संभव है। जिन जगहों पर आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव में हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और अगर अमित शाह जैसा खिलाड़ी आपके सामने है और आपने कोई भी चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस से लड़ा तो वो चूक नहीं होगी वहाँ। ये हो चुका पिछले बार। फेज 1 में दक्षिण बिहार में ये जम के जीते आरजेडी, और फेज 2 और 3 आते आते एनडीए की सरकार बन गई। बातचीत हुई थी हमारी। तो आज भी अगर कोई चांस है एनडीए का, तो टेनिस के खेल में एक शब्द होता है अनफोर्स एरर, मतलब जब आसान गेंद को आप गलत मार देते हैं उसको अनफोर्स्ड एरर बोलते हैं, कि आपने कोई उसमें वो नहीं लगाया लेकिन उसके बाद भी गलती की। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। SIR पिछले 3 महीने से लागू तो हो रहा है बिहार में, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। इस SIR का कितना असर महागठबंधन के मुहिम पर पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, SIR यहाँ आप एक तरफ महागठबंधन के जीत की तरफ ले जा रहे हैं, तो वैसे में SIR को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये विवादों में है, आप अच्छे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब SIR शुरू हुआ था उस समय आधार को भी डिनाई किया गया था 11 से, है ना। तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जिसके पास आधार के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जितना आप गिनवाए हो, ये तो मैं ही फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, है ना। तो आधार के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के लगातार सुनवाई और लगातार डायरेक्शन के बाद
आधार इंक्लूड हुआ और एसआईआर में जैसा भी हुआ, तब से बहुत लेट हो ये गया। तो सच्चाई है कि एसआईआर वोटर लिस्ट पे पब्लिश होने के पहले जो आपत्ति आनी थी, आपत्तियां नहीं आई। ठीक, तो या तो इस पूरी एक्सरसाइज और हल्ले में जो कैंपेन राहुल गांधी ने चलाया, अपोजिशन ने अपनी हितों की रक्षा कर ली, अपने लोगों को अच्छा, वोटर लिस्ट से कटने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ये राहुल गांधी ये ये सब सजग हो गए। इतना हल्ला हुआ कि लोग सजग हो गए। वोट चोर हो गया। हाँ, सजग हो गए। तो सजग होने के कारण फिर भी जो 22 लाख नए वोटर जुड़े हैं, ये खतरनाक है ना आंकड़ा। महाराष्ट्र में 40 लाख नए वोटर जुड़े लोकसभा और विधानसभा के बीच 4 महीने के समय में, और लगभग बराबर था वोट विधानसभा लोकसभा में एनडीए और महागठबंधन का, और लोकसभा विधानसभा में अंतर सब चेंज हो 40 लाख का ही आया, एक विधानसभा 40 लाख का ही आया अंतर। तो ये कटा किसका नहीं है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो शायद सेफगार्ड हो गया। जो जुड़ा है नया वो पब्लिश नहीं हुआ, डेटा सार्वजनिक सूची नहीं आई, वो आप एक एक विधानसभा में आपको खोजना पड़ेगा अलग अलग। और बीजेपी जिस तरीके की ऑर्गेनाइज पार्टी है, आप ये मान सकते हैं कि गाजीपुर का 50 आदमी छपरा में जाके वोट डाल दे, बाउंड्री में है। ठीक है ना। तो ये जो 22 लाख जुड़ा है, मेरे को वोटर लिस्ट पे अगर कोई डाउट है आज की डेट में बचा हुआ, तो वो 22 लाख जो नया जुड़ा है वो, और जो कटा है वो तो मैं मान रहा हूं कि लोगों ने अपने लोग बचा लिए, और जो एक्चुअल में ही गायब है लोग वही कटे हैं। पिछले 25 साल से मैं ही देख रहा हूँ कि बहुत सक्रिय है राष्ट्रीय स्तर पर आप ये चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा सर्वे किए हैं। सवाल यहाँ एक है कि जब चुनाव की तारीख तय की जा रही थी, 6 और 12 कि 11 है, 11 है, तो उस समय यह भी तय किया जा रहा है कि छठ का पर्व कब है। यदि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के तारीख को बढ़ा दिया जाता है, देश का सबसे बड़ा पर्व महापर्व छठ है, क्या इस पर भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है कि वो आएंगे मजदूर वोट देंगे, 25, 26, 27, 30 को तो जाना ही पड़ेगा, एक को जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों का वोट 18 लाख है। हाँ। क्या यह भी एक साजिश है? साजिश नहीं है, बोलेंगे आप इस साजिश क्यों कहते हैं आप, ये तो रणनीति है। अच्छा, इसको आप साजिश मत कहिए, साजिश में एक क्रिमिनल इंटेंट है। तो इस रणनीति में चुनाव आयोग भी शामिल है? चुनाव आयोग कितना हाथ मिले हुए हैं सरकार से, हाँ, उसका कोई सबूत तो होता नहीं, लेकिन ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला देने के बाद कि चुनाव आयोग नियुक्ति के पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। हाँ, कैबिनेट मंत्री हो गया। हाँ, इस फैसले को रद्द करके मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष के साथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनकी पसंद का व्यक्ति, तो बहुमत हो गया वो। उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव आयुक्त है, बहुत तेजी से बने हैं। और जिस तरीके से विपक्ष उस पर अटैक कर रहा है, उससे भी लगता है कि उनके डे टू डे वर्क में भी वो बायस दिख रहा है। आधार को शुरू में नहीं, आधार क्यों नहीं माना, आखिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मानना पड़ा ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो बड़ा डिप्लोमेटिक बोला कि इसको मान जाइए, मान जाइए नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक संस्थान है ना। संस्थान हमेशा ये चाहता है कि प्रजातंत्र में व्यक्ति नहीं, संस्थान की महत्ता रहे। कौन व्यक्ति उस पद पर बैठा है वो आज है, कल नहीं रहेगा। आज कहा गया कोई भी चीज
कोई भी पास किया हुआ ऑर्डर नजीर है। अगर संविधान के आर्टिकल 324 जिससे चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है उसको अगर कमजोर कर देता है तो वो लॉन्ग रन में देश के हित में नहीं है। ये तो सच है ना कि संविधान ने चुनाव आयोग को ही इंटरेस्ट किया है लेकिन वोटर लिस्ट बनाना सारे। तीन सुनवाई के बाद आधार को मान्यता देने के लिए फोर्स करता है तो वो शुरू वो अंततः तो किया ना। पहले उन्होंने उनके सारे तर्क सुने कि आप बताओ इसके बिना कैसे कर लोगे आप। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भटक रहे हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया। छठ हाँ, पर आ जाइए। तो छठ में पूजा के समय लोग आएंगे और वोट डालेंगे। बहुत ये तो आप आज हो रहा है ना। 2014 के जब पहला चुनाव था मोदी जी का लोकसभा का, तब गुजरात के और महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में बिहार और यूपी के मजदूरों को पेड लीव दी गई थी कि जाओ वोट डालो, तनख्वाह नहीं कटेगी। टिकट मिलेगा, वोट डालो, तनख्वाह नहीं और इस कटेगी। बार उसका रिवर्स किया जा रहा है। तो वो तो रणनीति है, उस पर आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब ये आप बहुत आपत्ति हो सकती है कि भाई इसका टिकट का खर्चा कौन उठा रहा है, वो ब्लैक मनी है कि क्या है, वो अब एक अलग मामला है। लेकिन ये रणनीति है। अगर हम कॉलेज का चुनाव लड़ाते थे, सीएमडी कॉलेज में एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेने वाले बहुत बड़ी संख्या में झारखंड और बंगाल के लड़के रहते थे, जो चुनाव के समय झगड़ा लड़ाई मारपीट होगा करके आना ही नहीं चाहते थे। और 70 से 80 एमए ज्योग्राफी के वहां के लड़कों को जो ला के अपने पक्ष में वोट डलवा लेता था उसको एडवांटेज होता था। एडवांटेज होता था, फिर भी हार सकता है आदमी, एडवांटेज है। क्योंकि 3000 वोट में 4000 वोट में सीएमडी कॉलेज में 60 से 70 बड़ी संख्या है। तो अगर हम उनको मैनेज करके लाते थे कैसे भी बना के कि आप आइए वोट डालिए। अब ये महागठबंधन को देखना पड़ेगा कि मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, उनको देख सकते हैं। ये एक और चीज है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वोट अंततः आदमी अपने मन से डालता है। हाँ, अंततः अपने मन से डालता है। मान लो 1 साल पहले जिस लड़के ने देख लिया कि ये तो कैंडिडेट ठीक नहीं था, वो अगले साल लड़ रहा है और हम लेके आ गए, हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, और वो दूसरे को डाल दिया, तो क्या कर सकते हैं। अभी पिछले 2-4 दिन से देखे हैं कि बिहार चुनाव में हिंसा ना हो, ये कैसे संभव है। अभी बिहार हाँ, चुनाव का ये पर्याय ऐसा है, और ऐसा माना जा रहा था कि अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बावजूद इसके इंस्पेक्टर का मारा जाना, एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट के समर्थक को मार दिया, ये तमाम बड़ी बड़ी हिंसा है। क्या बिहार चुनाव पर असर डालेगी? तो ये असर का फायदा किसको नजर आता है? ये एनडीए को उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह जो आज गिरफ्तारी हुई है हो गए रात को 80 लोगों के साथ, जबकि वो जेडीयू के कैंडिडेट है, रूलिंग गवर्नमेंट के रूलिंग है। और सीवान में एएसआई का मर्डर हुआ है। आप जंगल राज बोल रहे हो, आरा में 2 लोगों आप जंगल राज बोल रहे हो, और आपके नाक के नीचे, और ऐसे वो भी तब चुनाव के समय जब बड़ी संख्या में फोर्स है। अब प्रधानमंत्री कह के आ रहे हैं कि कट्टा की वो मार देवे कपार में, ऐसा तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बड़ा मुद्दा मतलब उस मुद्दे की धार खत्म कर देगा अपराध की, कि अपराध तो फिर आपके यहाँ आप जवाब दो। यानी ये जंगल राज की काट हो गई है। नहीं, जंगल राज तो एक ऑर्गेनाइज वो है ना, वो जंगल राज केवल अपराध नहीं है। जंगल राज पूरा सिस्टम में जंगल राज यादवों का डोमिनेंस है, जो इवन मुसलमानों को भी दबाता है, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में ट्रीट करता है, दबाता है। आज एमआईएम क्या बोल रही है, संदर्भ में दिया गया। आज एमआईएम क्या, ओवैसी क्या बोल रहे हैं, ओवैसी यही तो कह रहे हैं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बनाते, यादव लोग मुसलमान को दबा के रखते हैं, यही तो बोल रहे हैं वो। तो वो एक ब्रॉड नैरेटिव है वो, कि लालू और उनके आसपास, परिवार के आसपास के कुछ लोगों का कंप्लीट कब्जा, उसका तोड़ है।
उसको वो जंगल राज के रूप में बोलते हैं। तो तेजस्वी ने तो माफी भी मांग लिया है जंगल राज देखिए पर। बहुत समय बीत गया, मैंने कहा ना कि समय बहुत बीत गया है। तो ये हिंसा हाँ, अब आज के मुद्दों में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के मुद्दों में नीतीश अब कैपेबल नहीं रहे हैं। अप्रासंगिक हो रहे कल कल प्रियंका गांधी ने भी यही कहा कि नीतीश का बात तो पता नहीं है ना कि वो कब रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अल्टीमेट अच्छा, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात छूट गई है। बीजेपी इन 20 सालों में बिहार में एक एक्सेप्टेबल नेता पैदा नहीं कर पाई। जो था वो भी चला गया। वो तो डेथ हो गई सुशील मोदी की, हालांकि वो जन नेता नहीं थे, सम्राट चौधरी तो जन नेता नहीं थे। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के परिवार से आते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, और वो भी बीजेपी का सपोर्ट बेस अपर कास्ट है। वो जब उनको स्वीकार करेगा तब तो नेता बनेंगे वो। बीजेपी का सपोर्ट बेस, मेन सपोर्ट बेस तो अपर कास्ट है। वो जब स्वीकार करेंगे तब नेता सुदीप जी, बनेंगे। एक चीज और नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है कि अब तो एक्सेप्ट कर लिए हैं नीतीश कुमार को कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, क्या ये विवाद जो बहुत दिनों तक, यानी 15-20 दिनों तक चला कि बहुमत होगा, संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, इसका नुकसान नहीं होगा? वो वही तो, उसी से तो ये चर्चा शुरू हुई, उसी से तो ये चर्चा शुरू हुई कि अगर वो 2 महीने पहले बोलते नीतीश को हाथ उठा के 2020 से 25 से, तो जनता में अच्छा मैसेज जाता है, तो एक क्लैरिटी होती। अगला सीएम अच्छा या बुरा कुछ भी होता वो अलग है कि लोग अगर नीतीश से ही आगा गए हैं तो फिर वो भी नहीं चलेगा, है ना। अब मैं कह रहा था ना, प्रशांत किशोर वाली बात छूट गई। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि सत्ता विरोधी वोटों में प्रशांत किशोर ज्यादा बंटवारा करेंगे। तो बीजेपी की बी टीम तो है ही। आप उसको बी टीम कहिए, ए टीम कहिए, आपके बड़े करीबी लोगों में है प्रशांत किशोर। देखिए मेरे करीबी नहीं है, मेरा नहीं अच्छा है, ढंग से बताएंगे। नहीं नहीं, मेरे करीबी नहीं है। प्रशांत किशोर अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो लालू के लिए भी काम कर चुके हैं, वो जगन मोहन के लिए भी काम कर चुके हैं, वो मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए भी काम करने का प्रयास किया, वो रही हैं। तो प्रैक्टिकली तो प्रोफेशनल है वो। तो जो व्यक्ति प्रोफेशनल होता है वो अपनी प्रगति के लिए काम करता है। उनकी प्रगति यह है कि वो एक पार्टी एस्टेब्लिश करके सीएम बनना चाहते हैं बिहार के। हो सकता है कि अगर नीतीश आउट होंगे तो अगली बार आपको एनडीए के अलायंस में जनसुराज दिखेगी। कहीं वो आम आदमी पार्टी साबित न हो जाए। वो जनसुराज एनडीए के अलायंस में दिख सकती है अगली बार 2030 में। उनके पास लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं है, अभाव बहुत बीजेपी में नहीं है चेहरा। एक सवाल, बिहार के चुनाव में कई सीन ऐसे हैं जो 2020 के चुनाव से मेल खाते हुए नजर आते हैं, आप बेहतर जानते हैं। क्या नतीजे भी इसी प्रकार के आ सकते हैं? देखिए मैंने आपको बोला ना, मेरा अपना मानना है, अपनी गट फीलिंग, कि इस बार जो सामान्य सिम्टम हैं, महागठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस में लोकल इक्वेशन पर और इन चीज़ों के कारण और सिटिंग एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी पर, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आधे से ज़्यादा एमएलए हार जाते हैं, उस कारण ही जो उनको लॉस की संभावना है। अदरवाइज ये दिखता है कि वो आगे हैं, और अगर ये ऐसा ही रहा तो बीजेपी एनडीए जो है 100 टच करने में हाँप जाएगा। अगर वो 100 टच करने में हाँपेगा तो महागठबंधन 130 टच करेगा और 10-12 लोग इधर उधर आएंगे। 123 का आंकड़ा है, ठीक। तो स्पष्ट बहुमत आने का चांस पूरा है। और इस बार भी नहीं आया अगर महागठ, तो मतलब ये है कि फिर मतलब आपको पूरी तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है क्या। अंतिम और बड़ा सवाल, बिहार का चुनाव जो उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, मैं उससे उथल पुथल कर रहा हूँ। चुनाव होता है, लेकिन उसमें एसआईआर का मुद्दा बार बार आता है, और हर
आप जैसे विश्लेषक या चिंतक इस पर जरूर ध्यान देते हैं कि वो 20 लाख, 22 लाख, 65 लाख, 18 लाख वोटों की चिंता करते हैं। बावजूद इसके एसआईआर को चुनाव आयोग ने 12 स्टेट पर लागू कर दिया है। ये होगा, ये एसआईआर कौन सा भूत है? क्योंकि केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री बोलते हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए, बिहार में तो घुसपैठिए नहीं मिले। आप जैसे लोग कहते हैं कि ये भाई नागरिकता वाली बात नहीं है, ये नागरिकता का ये सर्च करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, तो चुनाव आयोग को कर रहा है, तो फिर एसआईआर की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, नैरेटिव, मैंने कहा ना, कई चीजें नैरेटिव सेट करने के लिए की जाती है। तो संवैधानिक संस्थाएं ऐसी नैरेटिव थोड़ा सेट कर सकती हैं। अब ये आरोप तो लग ही रहा है ना कि संवैधानिक संस्था के जो पद पर बैठे हैं वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये आरोप तो लग ही रहा है, और उनकी नियुक्ति करने वाले पैनल एक पार्टी का है, वो आरोप तो लग ही रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक केस हाई कोर्ट में किया। जी। बंगाल का मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम, ये दोनों में अंतर है। हाँ, पश्चिम बंगाल का मुस्लिम और तो नदिया जिले का और बंगाली मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम। हाँ, ये अंतर है। हाँ, हाँ, है ना, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम, उसमें अंतर है। हाँ, हाँ। लेबर काम करने आए, 15 दिन से काम कर रहे थे, अचानक कोंडागांव पुलिस को किसके कहने पर जो भी हुआ, उनको घेर लिया, पीटा पाटा, मारा और बोले कि नहीं तुम बांग्लादेशी हो, और जेल भेज दिया। बाद में केस हुआ, छूट गए, जमानत में चले गए, अभी भी केस मुआवजे वगैरह के लिए पेंडिंग है। लेकिन क्या साबित हुआ कि वो बांग्लादेशी नहीं थे, बंगाली थे। वो बंगाली हैं, मुर्शिदाबाद जिले के, नडिया के, वहाँ के एसपी कलेक्टर की रिपोर्ट आई कि यहाँ के लोग हैं। तो ये नैरेटिव सेट करने के लिए है कि भाई यहाँ पर ये सब घुसपैठिए हो रहे हैं और ये बढ़ रही है मुस्लिम आबादी और हिंदू खतरे में है। मतलब कट्टर हिंदू हितों को पोषित करने वाली सरकार है और हिंदू खतरे में है। एसआईआर उसी की उपज है। ये एक नैरेटिव है, एसआईआर नैरेटिव है। तमिलनाडु में करना चाहते हैं, बंगाल में करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है जो वोट इनको नहीं दे रहा है। एक इन्फ्लुएंस प्रभावित करने वाला ये नरेशन चल रहा है। हाँ, तो एसआईआर का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप क्या समझते हैं, वो कैसा रहेगा? ये यहाँ भी वो देखिए, यहाँ पर वो छत्तीसगढ़ में मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, दोनों के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है। अभी कांकेर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि पादरी का गांव में घुसना मना है। क्यों मना है भाई? आप कैसे रोक सकते हो? लेकिन घुसना मना है कि वो आके धर्म परिवर्तन कराएगा। ये इन्फ्लुएंस है कि वो कराएगा। अरे जब कराते हुए पकड़ाए कि गलत और अगर कोई इसको स्वेच्छा से परिवर्तन करना चाहे तो कैसे रोकोगे? तो माहौल है, ये नैरेटिव है, ये कि ये क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, हिंदू खतरे में है, ये सारा नैरेशन है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये नैरेटिव बनाने से बाकी सवालों पर आपका ध्यान हट जाता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। आप मोदी जी से ये नहीं पूछते कि बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ क्यों नहीं मिला। हाँ, क्योंकि वो डेविएट हो गए चुके हैं। रेलवे की समस्या नहीं पूछ सकते। आप ये नहीं पूछते कि ट्रेनें रुकना बंद हो गई हैं। आप ये नहीं पूछते कि रायगढ़ जाने में 6 घंटा क्यों लग रहा है। सड़कों की हालत जर्जर। आप ये नहीं पूछते। कल मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत अच्छी बात कही, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सच्चाई है। वैशाली में सबसे पुराना था, नोन, उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाया। बूढ़े बस्तर का जो मुड़िया दरबार है वो डेमोक्रेसी का सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है। सही उसी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी मुड़िया दरबार और उसकी स्वायत्तता और उसकी महत्वता का प्रकाश प्रतिपादित करके गए हैं। उसी छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाओं को अवहेलना करके अडानी के प्रोजेक्ट क्लियर हो रहे हैं। ग्राम सभाओं के प्रस्ताव में फर्जी चीज जोड़ जोड़ के नीचे लिख के कि ये क्लियर करो, ये प्रोजेक्ट क्लियर करो, और जो ग्राम सभाएं नहीं मान रही है वहां पुलिस भेजी जा रही है। तो जो मुड़िया दरबार को अगर आप महत्ता दे रहे हो तो शेड्यूल 5 के आदिवासी इलाकों के ग्राम सभा के प्रस्तावों को महत्ता क्यों नहीं दे रहे हो?
तो इसको बोलते हैं लिप सर्विस, अंग्रेजी में लिप सर्विस बोलते हैं। हाथी के दांत खाने के, दिखाने के, ये उसी पे फिट होता है। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। आप इसका ये मुहावरे को आप भली भांति समझ ही चुके हैं और इस बारे में मैं बताऊंगा लेकिन सुदीप श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और सेफोलॉजिस्ट का साफ कहना है, बहरहाल बिहार में महागठबंधन की बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, यदि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, यदि सामने वाले प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझते हैं, तो ये निश्चित है कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की ही सरकार बिहार में बनती नजर आ रही है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।